आज की कहानी का शीर्षक है मेहंदी। यह कहानी शरद उपाध्याय जी की लिखी हुई है। शहर की व्यस्ततम बस्ती की एक बड़ी दुकान के सामने बैठता था वो। वहीं फुटपाथ पर बैठकर मेहंदी लगाने का काम करता था और वो अकेला नहीं था, कुछ लड़के भी उसके साथ थे। उनमें श्रृंगार प्रसाधन की बहुत सी चीजें सजी हुई थीं। दुकान व सड़क के बीच एक लंबी सी सीढ़ी बनी हुई थी। वे सुबह से शाम तक उसी के एक ओर सिमट कर बैठे रहते थे। जैसे ही कोई लड़की या महिला आती, उनके शरीर हरकत में आ जाते। वे उसकी ओर देखते, पर अधिकांश महिलाएं दुकान में जाने वाली होती। मेहंदी लगवाने वाले लोग कम ही थे। भीड़ जैसी स्थिति तो प्राय वार त्योहार पर ही रहती थी। शादियों के सीजन गणगौर करवा चौथ पर तो उन्हें गर्दन ऊपर करने की फुर्सत नहीं मिलती थी। तब तो महिलाएं जल्दी काम करने के लिए आत्मीयता दिखाने से नहीं चूकती थीं, पर ऐसी नौबत अधिक नहीं आती थी। व्यस्ततम समय के अलावा बस वे लोग ऐसे ही बैठकर टाइम पास करते रहते। वे या तो एक दूसरे से हंसी ठिठोली करते, पर शंकर इन सब से अलग था। उसे यह सब कम ही अच्छा लगता था। वो प्राय सोच में डूबा हुआ रहता था। शहर के इस व्यस्ततम बाजार की चकाचौंध से दूर एक छोटी सी बस्ती उसका जीवन था। वहीं एक छोटी सी खोली में वो अपनी मां के साथ रहता था। एक बड़े नाले के पाट पर समानांतर बसी यह छोटी सी बस्ती जीवन की तमाम विषमताओं से अटी पड़ी थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसे इस माहौल से चिढ़ थी, क्योंकि वो भी इस बस्ती का हिस्सा था। होश संभालने के बाद वो यहीं पला बड़ा था। कुछ दिन तक तो वो बच्चों के साथ सरकारी स्कूल में गया था, पर उसका मन वहां भी नहीं लगा। दूसरे के घरों में बर्तन मांजती मां सपने तो बहुत देखती थी, लेकिन ये सपने धीरे धीरे मिटते गए। और एक दिन उसने मान लिया कि उसका भाग्य बस्ती के दूसरे लोगों से अलग नहीं है। शहर में ऐसे ही घूमते घूमते उसने वो दुकान देखी और कुछ ही दिनों में वो बैठा बैठा मेहंदी लगाना सीख रहा था। वो इसी में संतुष्ट रहता, लेकिन एक बात ने उसकी प्रवृत्ति को थोड़ा बदला। उससे पहले वो अपनी बस्ती के छोटे संसार से निकलकर कुछ सोच भी नहीं पाता था। मां काम पर जाती तो वहीं पर खुश रहता, इधर उधर घूमता रहता। कभी कभार पास बने रेलवे स्टेशन चला जाता। बस इसी तरह उसका समय निकल जाता था। और अब तो उसकी दुनिया वहीं बस्ती में सिमटने वाली थी। उसी बस्ती में पास वाली खोली में एक लड़की रहती थी, संतो। माँ बाप मजदूरी करते थे और वो भी कहीं झाड़ू पोंछे का काम करती थी। लड़की के नाक नक्श बुरे नहीं थे, किंतु कहीं से सुंदर भी नहीं कहा जा सकता था, पर स्वभाव अच्छा था। अतः उनकी माएं आपस में तय कर चुकी थीं कि संतो और शंकर की शादी कर देंगे। लेकिन शंकर के साथ ऐसा नहीं था। वो तटस्थ भाव से इन चीजों को लेता था। उसे पता था कि उसकी शादी संतों से होने वाली थी, पर उसके मन में संतों के लिए कोई विशेष आकर्षण नहीं था। हालांकि कोई विरोध भी नहीं था, पर यह तटस्थता उसके मन का स्थायी भाव नहीं रहा। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। शुरू में जब वो मेहंदी की दुकान पर गया तो उसे लगा कि वो एक अलग ही दुनिया में आ गया है। हालांकि उसकी स्थिति फुटपाथ पर बैठे हुए एक खोमचे वाले से अलग नहीं थी, लेकिन यहां कुछ भी बस्ती जैसा नहीं था। चमचमाती कारों से लड़कियां उतरती तो उनका रंग रूप उसे हतप्रभ कर जाता। क्या हकीकत की दुनिया में इतनी सुंदरता होती है? गोरे दमकते रंग, गुलाबी गाल और शरीर में आती खुशबू से उसका मन हिल उठता। यदि वो उसके बगल से निकलकर दुकान में चली जाती तो शायद इतनी असर नहीं छोड़ पाती, पर वो तो उसी की दुनिया का हिस्सा थी। वहीं फुटपाथ पर लगी मुड्डियों पर सहजता से बैठ जाती और अपना हाथ मेहंदी लगाने वाले के हाथ में दे देती। जितनी बारीक मेहंदी उतना ही समय अधिक।
लड़कियों को कभी इस बात की परवाह नहीं थी कि वो कहाँ बैठी थी। बस समय गुजारने के लिए मेहंदी वाले से तरह तरह की बातें करती रहती। वो एक कोने में बैठा उन्हें निहारता रहता। वो मेहंदी तैयार करता हुआ उनके सानिध्य के बारे में सोचता रहता। कभी भीड़ अधिक होती तो कोई लड़की सहजतावश पूछ बैठती, मेहंदी लगा दो ना। उसका दिल धक से रह जाता, पर वो झिझकते हुए जैसे तैसे मना कर देता। इसी बात ने उसे मेहंदी सीखने के लिए प्रेरित किया। पता नहीं, शायद इसी बात से उसमें ऐसी ललक लगी कि थोड़े दिनों में वो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाने लगा। अब वो अपने सपनों की दुनिया से रूबरू हो रहा था। कोई भी लड़की सहजता से उसके हाथों में अपना हाथ दे देती, और चूंकि उससे बहुत अच्छी मेहंदी लगाने की उम्मीद रखती, सो एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उससे बात करती रहती। हालांकि ऐसा नहीं था कि शंकर को कोई गलत फहमी थी, वो इन तथ्यों को अच्छी तरह जानता था। पर इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां उसका मन मोह लेती थीं। सबसे पहले वो मुलायम मुलायम हाथों को अपने हाथ में लेता। इतनी सुंदर हथेलियां, रुई सी नर्म सफेद झक। उसे अपने हाथ में वो हथेलियां ऐसे लगती जैसे कोयले के बीच पड़ा सफेद मोती। इसलिए दुकान के लिए चलने से पहले वो 2-3 बार साबुन से रगड़ रगड़ कर अपने हाथ धो लेता था। मेहंदी लगाना भी समय बहुत लेता था। जितना बारीक काम उतना ही समय अधिक लगता था। अब भला इतने समय बैठे बैठे कोई करे भी क्या। सो बस बातें करने लग जाती। फिर लड़कपन की उम्र, खूब हंसी मजाक, चुहलबाजी और एक लड़कियों का स्वाभाविक लालच भी। मेहंदी लगाने के रेट डिजाइन के हिसाब से थे। लड़कियां व महिलाएं यहां खूब मोल भाव करती थी। साथ ही सब कुछ फाइनल होने के बाद यह कोशिश करती कि उसी कीमत में 2-4 बेल बूटे अधिक मांड दे। इसके लिए शंकर की कुछ अतिरिक्त तारीफ खुशामद करती रहती थी। वो इस दुनिया से चमत्कृत था, अभिभूत था। जब भी वो घर जाता उसे लगता वो एक अलग ही दुनिया में आ गया है। संतों की खुरदरी हथेलियों से उसे वितृष्णा होने लगी थी। बोलने में एक अजीब सी फुहड़ता थी, और बोली तो बिल्कुल कौवे की कर्कश आवाज की तरह थी। दिन भर कोयल की कूक सुनने के बाद काव काव कहाँ मन को भाती थी। और संतों के पास न इतनी सुंदर पोशाकें थीं और न ही खुशबूदार क्रीम पाउडर। जब भी पास आती उसके देह में पसीने और तेल की बदबू आती रहती। उसकी बातें भी सीधी सादी थीं और दुनियादारी के बिल्कुल नजदीक। दूसरी ओर मेहंदी लगवाने वाले सभी पात्र हर मामले में चमत्कृत करने वाले थे। खूबसूरत रंगीन पोशाकें, ऐसे ही सुंदर वे स्वयं, लच्छेदार बातें, आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना उसे अंदर तक झकझोर देता था। ऐसे ही सपने भरे दिन चल रहे थे कि एक दिन उसमें अवरोध आ खड़ा हुआ। शंकर की मां की तबीयत खराब हो गई। ऐसा बुखार आया कि हिलते डुलते भी नहीं बना। शंकर को भी दुकान की छुट्टी करनी पड़ी, पर घर का चूल्हा चौका करे कौन। सो संतों की मां ने उसे उधर भेज दिया। दुकान के बिना शंकर का मन नहीं लग रहा था, पर मां की तबीयत ने उसके स्वप्न संसार को एक ओर रख दिया था। मां से हिला डुला नहीं जा रहा था, पर संतों ने आते ही सब कुछ सही कर दिया। पहले खोली को झाड़ पोंछ कर साफ कर दिया, गंदे कपड़ों को झटपट धोकर सुखा दिया। मां के गर्म पानी से हाथ पांव धुलाकर उसे दूध दलिया खिला दिया। दवाई खिलाने की जिम्मेदारी फौरन उसने अपने ऊपर ले ली। संतोष से ताकते देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी। बहुत देर तक शंकर को चुप देखा तो वो बोले बिना न रह सकी। क्या बात है, कभी लड़की नहीं देखी क्या? संतों ने तो यह वाक्य सहज हास्य के वशीभूत होकर कहा था। वो भी एक लड़की थी, उसकी भी एक दुनिया थी। भले ही वो गंदी बस्ती की एक छोटी सी खोली में रहती थी, लेकिन अपने पति को लेकर उसके भी कुछ सपने थे। सो मौका पाकर वो कह उठी,
पर शंकर को यह अपमानजनक लगा। सपनों की दुनिया उसकी आंखों के समक्ष तैर गई। वो और एक लड़की, उसका अहंकार उठ खड़ा हुआ। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हाथ थामे मुस्कुराती, बल खाती, उसका अनुनय विनय करती, कितनी हंसी ठिठोलियां करती थी। उस पर कभी फर्क पड़ा क्या? और बस संतो ही बची, शक्ल तो देख लेती आईने में। बस न जाने किस रौ में आकर वो भला बुरा कह गया। संतो और उसकी मां दोनों हतप्रभ रह गईं। संतो को तो बस रोना ही आ गया। मां ने शंकर को डांट दिया। शंकर ने कुछ कहा नहीं, बस बाहर जाकर बैठ गया। मां ने संतो को समझाया कि उसकी बीमारी की वजह से वो परेशान है, अन्यथा वो तो लाखों में एक है। क्या उसे कभी गुस्सा करते हुए देखा? संतो भी बस धीरे धीरे अपने काम में लग गई। शंकर बाहर जाकर तो बैठ गया था, पर उसका गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा था। उसके सपनों की दुनिया इतनी मजबूत थी कि उसे संतो का लड़की संदर्भ करना साल रहा था। वो और लड़की, वो भी संतो जैसी लड़की। उसे पता नहीं है कि शंकर की दुनिया कैसी है। उसका मन हुआ कि उसे एक दिन मेहंदी की दुकान पर ले जाकर बैठा दे, फिर दिखाए दिन भर कितनी रूपवान सुंदरियां कैसे उसकी मनोहार करती हैं, आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराती हैं, गिर गिर पड़ती हैं। शंकर भी अब उठ खड़ा हुआ। संतो की आंखों में आंसू देख उसे लगा कि शायद उसने चिल्लाकर ठीक नहीं किया। वो चुपचाप भीतर आया और रोटी खाने लगा। मां भी चुप थी और संतो अपना काम कर रही थी। बस अगले 5-7 दिन ऐसे ही बीते। न दिन देखा न रात। शंकर इसका यह रूप देखकर स्तब्ध रह गया। उसके सपनों की दुनिया छिन्न भिन्न होने लगी। खूबसूरत परियों के चेहरे बिखरने लगे। मां अब स्वस्थ हो गई थी, पर अभी भी संतो का काम पर जाने का मन नहीं कर रहा था। कारण वही, बहुत दिनों से उपेक्षित मन अब साथ पाकर प्रफुल्लित था। लेकिन घर पर भी भला कब तक बैठे रहते। शंकर भी नहा धोकर तैयार होने लगा। आज पूरे 7 दिन हो गए थे। बहुत ही सहज ढंग से वो तैयार हुआ और निकल पड़ा। सावों के दिन चल रहे थे। दुकान पर पहुंचा तो लोग आने शुरू हो गए थे। उसके संगी साथी लगे हुए थे। दूसरे लोग बाग काम कर रहे थे। वो एक और कोने में जाकर बैठ गया। महिलाएं व लड़कियां उसी तरह हाथ में हाथ दिए मेहंदी लगवा रही थी। कोई बोल रही थी, कोई ठहाका लगा रही थी, कोई गिर गिर पड़ रही थी। उसका मन वितृष्णा से भर उठा। कैसे पाखंडी लोग हैं, छोटे छोटे फायदों के लिए बस। तभी उसकी निगाह सामने पड़ी। सफेद रंग की कार से एक खूबसूरत सी लड़की उतरी। वो उसे जानता था, पहले भी अक्सर आती रहती थी। बेहद ही खूबसूरत, लेकिन मन की बहुत साफ। बहुत ही बातें करती रहती। वो कुछ दिनों से भले ही अलग मानसिकता में जी रहा था, पर जैसे ही उसे देखा तो उसका दिल धक धक करने लगा। गहरे रंग के राजस्थानी चुनरी के सलवार कुर्ते उसके गोरे सफेद रंग पर बहुत फब रहे थे। माथे की एक लट गालों तक चली आई थी, जिसे उसने उंगलियों से पीछे डाल दिया। बिल्कुल देवलोक की अप्सरा लग रही थी। आकर झट से उसके सामने मुड्डी पर बैठ गई। क्या बात है, कहां खो गए शंकर? गले से फिर सुरीला स्वर निकला। वो जाग उठा। नहीं, बस वैसे ही। बताओ कैसी मेहंदी लगानी है? वो बैठे बैठे ही डिजाइन की किताब लेने मुड़ा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो सबसे अच्छी लगे वही लगा देना। कहते हुए उसने अपना हाथ शंकर के हाथ में दे दिया। मुलायम सा रेशमी हाथ, नरम नरम स्पर्श, संता के खुरदरे स्पर्श से बहुत अलग। बिल्कुल पास बैठी हुई सुंदरी, मुस्कुराहट से लबालब, गुलाबी गाल और न जाने कौन सी मदमदाती खुशबू, सब कुछ मदहोश कर देने वाला। वो संभल कर बैठ गया। उसके मन पर दिमाग ने छाना शुरू कर दिया। मन हिला, पर दिमाग ने उसे संभाला। आंखें देखकर भले ही डूब जाने का मन हो,
पर संतों की रात रात जागती आंखों का मुकाबला थोड़ा ही कर सकती है। शंकर ने मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। लड़की के कहे अनुसार उसने एक बारीक डिजाइन मांडनी शुरू कर दी। कहने को साधारण से बेल बूटे थे, लेकिन बारीक काम की वजह से उनकी सुंदरता मोटी डिजाइन से लाख गुना बढ़कर लगती थी। सड़क के जिस हिस्से पर वो बैठे थे, हालांकि वहां टीन शेड था, सो छाया तो वहां हमेशा बनी रहती थी, लेकिन फिर भी हल्की हल्की गर्मी शुरू हो गई थी। लड़की के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। गुलाबी चेहरा लाल होता जा रहा था। तभी लड़की ने अपनी चुनरी से पसीना पोंछा और उठाकर एक खाली पड़ी मुड्डी पर रख दिया। स्लीवलेस कुर्ते में उसकी पतली बाहें, गर्दन और कंधे चमकने लगे। शंकर धक से रह गया। इतनी सुंदरता परमात्मा कैसे दे देता है। उसे लगा कि उसका हाथ जड़ हो गया है, मुंह सूख गया है। अचानक वो पूछ बैठी, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं। उसका जवाब सुनकर वो मुस्कुराने लगी और आंखों में आंखें डालकर पूछ बैठी, तो फिर तुमने कोई लड़की वड़की तो देख रखी होगी, कोई तो पसंद कर रखी होगी? नहीं मैडम, अभी कहाँ शादी। वो न जाने कैसे कह गया। लड़की के आने से पहले उसके मन में संतों के त्याग, समर्पण के चित्र चल रहे थे। वो न जाने कहां गायब हो गए। नहीं नहीं, तुम झूठ कहते हो, तुम्हारे यहां तो जल्दी शादी हो जाती है। उसकी आंखें हथेली से ऊपर नहीं उठ पा रही थी। अच्छा, फिर तुमने पसंद तो जरूर कर रखी होगी, आखिर अच्छे खासे लगते हो। अरे शर्माओ मत, कहकर हंसने लगी। अंततः मेहंदी भी पूरी हो गई। लड़की ने दोनों हाथों को जोड़कर देखा। इतनी सुंदर मेहंदी देखकर वो खिल उठी। तुम कितनी सुंदर मेहंदी लगाते हो शंकर, जी चाहता है तुम्हारे हाथ चूम लूं, कहकर उसने उसके दोनों हथेलियों को पकड़ने का उपक्रम किया। पर मेहंदी बिगड़ने के डर से अनामिका उंगली के पोर से छू भर दिया। उस छुअन ने शंकर के मन को अंदर तक हिला डाला। लड़की उठी, दुपट्टा कंधे पर डाला और मुड़कर अपनी कार में जा बैठी। शंकर जड़ सा उसे देखता रह गया, पर कार में बैठने के बाद उसने शंकर की ओर नहीं देखा। बस वो दोनों हथेलियों को देखकर मुस्कुरा रही थी। कार झट से आगे बढ़ गई। शंकर को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसके अंतिम पलों में मुड़कर न देखने से उसके मन में टीस सी उभर आई। बस वो दिन भर अनमना रहा। शाम को वो दुकान से जल्दी निकल गया, पर वैसे ही इधर उधर घूमता रहा। माँ घर पर ही थी। अंदर आकर उसने 2 रोटी खाई और बस पानी पीकर सामने दरी पर लेट गया। तभी दरवाजे पर आहट हुई। संतो ही थी। उसकी आवाज कानों में पड़ी। माँ, कैसी तबीयत है? तुमने दवाई ले ली? हाँ बेटा, अभी अभी ली है। शंकर सो गया क्या? हाँ, लेटा ही है, आज देर से आया है, शायद काम ज्यादा होगा। शंकर उठ, देख संतो आई है। पर शंकर नहीं हिला। वो सब सुन रहा था, समझ रहा था, नींद से कोसों दूर था। पर अब वो सपनों की दुनिया में था। मुस्कुराती खिलखिलाती वही लड़की उसे आसानी से कहां सोने दे सकती थी। गुलाबी धमकता चेहरा, सुराहीदार गर्दन, कंधे, बालों की लट और अनामिका उंगली का अंतिम स्पर्श। और फिर बस मन में बार बार एक ही बात, काश वो उसकी हथेलियां चूम लेती। उंगली तो उसने छू ही दी थी, उसकी तो दुनिया ही बदल गई थी।